विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 5 में वर्णित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है एक कम और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सत्य से संबंधित साहित्यकार के रचनाकार साहित्यकार कवि विष्णु खरे का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। साहित्यकार कवि विष्णु खरे का जन्म सन 1940 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ। आइए बिंदुवार इनका परिचय प्राप्त करते हैं। विष्णु खरे का जन्म सन 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ। विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सन 1940 ईस्वी में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। सन 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में आप उप संपादक के रूप में रहे और आपने उप संपादक का कार्य किया। सन 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक के रूप में आप कार्यरत रहे। सन 1965 से 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी आप जुड़े। आप सन 1963 से 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य से भी आप जुड़े। इसी बीच सन 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन भी आप द्वारा किया गया। तत्पश्चात 1976 से सन 1984 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर आप पदासीन रहे। आप साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर सन 1976 से 1984 तक पदासीन रहे। 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर आपने कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारी नवभारत टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आपने संपादन कार्य किया। आप लखनऊ संस्करण तथा रविवारी नवभारत टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादन कार्य से जुड़े रहे। सन 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी कार्य किया। आपने जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में सन 1993 में कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अध्येता से आशय है अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाला पाठक। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में आपने 2 वर्ष तक वरिष्ठ अध्येता के रूप में अध्ययन कार्य किया। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद के कार्य में आप रत हैं। आप द्वारा रचित कृतियां इस प्रकार से हैं। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट की कविताओं का अनुवाद 1960 में प्रकाशित हुआ। एक गैर रोमानी समय में ये कविता संग्रह 1970 में प्रकाशित हुआ। खुद अपनी आंख से कविता संग्रह 1978 में प्रकाशित हुआ। सबकी आवाज के पर्दे में कविता संग्रह 1994 में प्रकाशित हुआ। पिछला बाकी कविता संग्रह काल और अवधि के दरमियान कविता संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं। आलोचना के क्षेत्र में आपने जो रचनाएं की है, आलोचना की पहली किताब सन 1983 में प्रकाशित हुई। औपचारिक रूप से आपके लेखन प्रकाशन का आरंभ सन 1956 से हुआ। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं सन 1960 में प्रकाशित हुई। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में सन 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंख से 1978 में। चौथा सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में। पांचवा पिछला बाकी तथा छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए हैं। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब सन 1983 में प्रकाशित हुई। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है।
इन्होंने विष्णु खरे जी ने विदेशी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद आप द्वारा खूब मात्रा में किया गया है। आपको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं उनमें प्रमुख है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। ये फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान है। आप फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित हुए हैं। आपको रघुवीर सहाय सम्मान प्राप्त हुआ है। आपको शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है। साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा आपको प्रदान किया गया है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी आप सम्मानित हुए हैं। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति है। विष्णु खरे जी की कविताओं में हमें जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर उठाते हुए दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं में सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति हुई है। जहाँ जहाँ भी जड़ताएं हैं समाज में, जहाँ जड़ताएं अभी भी स्थापित हैं, उन जड़ताओं को तोड़ने तथा अमानवीय स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने अब सशक्त नैतिक स्वर को मुखरित किया है, नैतिक स्वर को अभिव्यक्त किया है। इनका भाव पक्ष इस प्रकार से है। विष्णु खरे कवि, लेखक और अनुवादक हैं। कवि के रूप में वह जनता की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। वह जनता की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं और उनका अभिव्यक्तिकरण अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं, विरोध को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं तथा जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति विरोध को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के विरुद्ध एक शक्तिशाली नैतिक विरोध को अभिव्यक्ति आप द्वारा प्रदान की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को व्यक्त किया गया है और स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना के विपरीत निर्मित हो रहे समाज को भारतीय जन जीवन के हित में आप नहीं मानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में जो जीवन शैली प्रचलित हो रही है उसकी अभिव्यक्ति आपकी रचनाओं में हम देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो एक देश के लिए सपना देखा था, स्वस्थ समाज की कल्पना की थी, इस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना के विपरीत निर्मित हो रहे समाज को भारतीय जन जीवन के हित में नहीं माना जाता है। कवि इसको स्वतंत्रता सेनानियों की सपनों का भारत नहीं मानता है। स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पनाओं का भारत और भारतीय समाज में जिस प्रकार की विषमताएं देखने को मिल रही है, इस कारण से कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को अभिव्यक्त करता है और स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना के विपरीत निर्मित हो रहे समाज को भारतीय जन जीवन के हित में नहीं मानता है। अपने कथ्य पर कवि की बहुत अच्छी पकड़ है और उसकी व्यंजना में कवि को पूरी तरह से सफलता प्राप्त हुई है। इनका कला पक्ष इस प्रकार से है। विष्णु खरे की भाषा सशक्त है और वर्ण विषय के अनुकूल है। आपकी भाषा सशक्त है और जिस भी विषय का आप द्वारा वर्णन किया गया है उसके अनुकूल ही आपने भाषा का चयन किया है। आपने तत्सम शब्दों के साथ ही बोलचाल के प्रचलित शब्दों को भी अपनाया है और अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आपकी भाषा में प्रवाह है तथा भाव व्यंजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। आपकी रचनाओं में एक विशेष प्रकार का प्रवाह है तथा भाव व्यंजना के लिए भी आपकी रचनाएं सर्वथा उपयुक्त है। आपने मुक्त छंद को अपनाया है तथा जो अलंकार स्वाभाविक रूप से आपकी रचनाओं में आ गए हैं उनको अपनी रचनाओं में आपने स्थान दिया है। काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकार स्वाभाविक रूप से जो आपकी रचनाओं में आ गए हैं उनको आपने स्थान दिया है और इस प्रकार से जो अलंकार स्वाभाविक रूप से आपकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं उनके माध्यम से पाठक अपने आप को इन रचनाओं को पढ़ते समय आनंदित भाव से अपने आप को इस पाठन के साथ में
इन कविताओं के साथ में जोड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। आपने मुक्त छंद को अपनाया है तथा जो अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं उनको अपनी कविताओं में आपने स्थान दिया है। अपनी बात कवि ने सीधे सपाट ढंग से कही है। कहीं कहीं अपने कथ्य को प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, बिंब विधान का प्रयोग किया है तथा पौराणिक संदर्भों और पात्रों का भी सहारा लिया गया है। अपने कथ्य को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने द्वारा प्रस्तुत विषय को और ज़्यादा प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, बिंब विधान तथा पौराणिक संदर्भों और पात्रों का भी सहारा लिया है। एक कम कविता के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कवि द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है एक कम, इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में जो जीवन शैली प्रचलित हो रही है उसको कवि ने रेखांकित किया है एक कम शीर्षक कविता के माध्यम से। कवि ने एक कम शीर्षक कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। कवि के अनुसार आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जैसी कल्पनाएं, जैसे सपने आज़ादी के सेनानियों ने देखे थे। आज़ादी के सेनानियों ने जो कल्पना भारत के बारे में की थी, जो भारतीय समाज के बारे में कल्पना की थी, जो भारत के लोगों के बारे में कल्पना की थी, जन जन के बारे में जो कल्पना की थी, कवि कहते हैं कि आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहे आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। कवि कहते हैं कि आज़ादी के बाद या तो पूरे देश का अथवा ऐसे लोग जो आस्थावान हैं, जो ईमानदार लोग हैं और संवेदनशील लोग हैं, इस प्रकार आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का आज़ादी से मोह भंग हुआ है। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कवि वर्तमान परिस्थितियों को बहुत ही सूक्ष्मता से देखकर अपनी रचना के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए बताते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास बढ़ना चाहिए था, परस्पर भाईचारा बढ़ना चाहिए था, सामूहिकता का और अधिक प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्तिकरण होना चाहिए था, पर परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता के स्थान पर धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया। जहां पर आपसी विश्वास बढ़ना चाहिए था, परस्पर भाईचारे की भावना में और अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, सामूहिकता की भावना और सामूहिकता का भाव बढ़ना चाहिए था, उनके स्थान पर देश को आज़ाद होने के पश्चात धोखाधड़ी बढ़ गई, देश में आपसी खींचतान और ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई तथा नितांत स्वार्थपरकता, लोग अपने ही स्वार्थ सिद्धि में लग गए। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में उन्होंने देश हित को भी सामने नहीं रखा और स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है। कवि की सहानुभूति ईमानदार लोगों के प्रति है। कवि अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से ईमानदार लोगों के प्रति रखता है। कवि स्वयं को इस माहौल में असमर्थ पाता है और वह ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद कवि कहते हैं कि वे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता।
कवि स्वयं ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक भी बनाना नहीं चाहता है, इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वह करता है। यही इस कविता का संदेश भी है। सत्य कविता के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सत्य कविता में कवि विष्णु खरे ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। सत्य कविता, सत्य शीर्षक से जो कविता है, इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भ लिए हैं और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट रूप से बताना चाहा है। अतीत की कथा यानी महाभारत कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को, सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभिष्ट है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को, सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना यहाँ कवि का अभिष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है, उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ करना कितना मुश्किल काम होता जा रहा है, यह कविता इस बात का प्रमाण है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है, उसमें सत्य की पहचान करना और सत्य को पकड़ना कितना मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यह कविता इस बात का प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। कवि के अनुसार सत्य कभी दिखाई पड़ता है, सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। कवि के अनुसार आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप नहीं है, आकार नहीं है या कोई पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके, जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। सत्य के प्रति हो सकता है कि संशय का विस्तार हो रहा हो, ऐसा होने के बावजूद भी कवि कहते हैं कि सत्य हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। कवि ने सत्य को हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति बताया है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप, वस्तु, स्थिति, घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। कवि कहता है कि सत्य का रूप बदलता रहता है। किस प्रकार से बदलता रहता है? वस्तु, स्थिति, घटनाओं और पात्रों के अनुसार इस सत्य का रूप बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है, वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। कवि कहते हैं कि जो बात, जो तथ्य एक व्यक्ति के लिए सत्य है, वही शायद दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं भी हो सकता है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक, पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कवि कहते हैं कि वर्तमान हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए हालातों में मानवीय संबंधों में भी लगातार परिवर्तन आता जा रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से सत्य की पहचान करना और उसकी पकड़ करना बहुत मुश्किल होती जा रही है। कवि के अनुसार मानवीय संबंधों में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है और मानवीय संबंधों में परिवर्तन होने की वजह से सत्य की पहचान करना और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने
जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार कवि विष्णु खरे का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार कवि विष्णु खरे द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है एक कम से संबंधित अध्ययन करने जा रहे हैं। रचना एक कम से संबंधित वीडियो लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।